हाँ जी, तो आज अपन बेसिकली नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन एनआर टैक्सेशन जो आप लोगों को सबसे डिफिकल्ट पड़ता है उसके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करेंगे। ऑलराइट, देखो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्या कह रखा है? मिस्टर अजय इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ मॉरिशियस बाउंड इंडियन शिप इंगेज इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स इन द इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम मुंबई पोर्ट ऑन 16 जून 2023, 16 जुलाई 2023। अच्छा, अपने को जो है 23-24 प्रीवियस है, 23-24 के फॉलोइंग डिटेल्स दे रखी है। डिटरमिन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अजय फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, अज्यूमिंग दैट हिज स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर इज 415 दिन, और लास्ट 7 डेज में कितना आ रहा है? 745 डेज आ रहा है। तो आपको एक चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है कि भाई जो अपना एनआर होता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस अपन कैसे चेक करते हैं? तो किसी भी एसएससी का अपन रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं कि भाई वो पिछले साल में एटलीस्ट 182 डेज रहा, या फिर पिछले साल में एटलीस्ट 60 डेज रहा, और उसके पिछले 4 साल में एटलीस्ट 365 डेज रहा। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या बन जाता है? रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अपन एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई इन दो पर्टिकुलर केसेस में अपन क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन चेक करते हैं। इंडियन रीजन जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो अपने केस में भी वही हो रहा है कि भाई अपन क्या है? इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं, और बेसिकली मैं इंडिया को छोड़ के जा रहा हूँ। अब सवाल आता है करंट ईयर में मैं जो है रेसिडेंट हूँ या फिर एनआर हूँ, कैसे चेक करूंगा? तो अपन एक चीज़ पढ़ रखी है कि भाई अगर आप क्या हो, किसी फॉरेन शिप के क्रू मेंबर हो, तो जो पीरियड है, जो स्पेसिफिक पीरियड है उसको अपन क्या करते हैं? उसको बेसिकली आउटसाइड इंडिया मानते हैं। अब ये स्पेसिफिक पीरियड कौन सा होता है? जिस साल आपने क्या करा है? सर्टिफिकेट में एंट्री करी है, और जिस साल आप जो है सर्टिफिकेट से डिस्चार्ज हो गए। तो डेट एंटर इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट टू ज्वाइनिंग द शिप, जिस जिस दिन आपने जो है शिप को ज्वाइन करा, सर्टिफिकेट पे क्या करा? साइन करा, उधर से लेके डेट एंटर इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ। तो बेसिकली मैं शिप को ज्वाइन कर रहा हूँ और शिप से क्या कर रहा हूँ? साइन ऑफ कर रहा हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर पीरियड होता है, ये जो पर्टिकुलर पीरियड होता है इसको अपन आउटसाइड इंडिया मानते हैं, राइट? अब मैंने आपको बताया कि भाई अगर ये 182 डेज रहा, एटलीस्ट 182 डेज रहा करंट ईयर में, तो इसको अपन क्या मानेंगे? रेसिडेंट मानेंगे। सेकंड बेसिक कंडीशन इस एप्लीकेबल होगी नहीं। और फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई अपन एक चीज़ पढ़ रखी है कि भाई किसी भी पर्सन जो क्या है, क्रू मेंबर है ऑफ किसी शिप का, तो उसको अपन ये देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पीरियड होता है इसको अपन आउटसाइड इंडिया मानते हैं। तो 16 जुलाई से लेके 19 जनवरी, 16 जुलाई से लेके अगर आप 19 जनवरी कैलकुलेट करोगे तो आपका पीरियड निकल के आएगा 188 डेज, ठीक है? बेसिकली अपन को इस दोनों पीरियड को इधर से लेके इधर तक अपन क्या मानते हैं? आउटसाइड इंडिया मानते हैं। तो ये जो है 188 डेज निकल के आएगा। 16 जुलाई को इंक्लूड करेंगे, 19 जनवरी को भी इंक्लूड करेंगे, 188 डेज निकल के आया। अपने टोटल टोटल प्रीवियस ईयर 23-24 में 366 डेज होते हैं, क्योंकि अपना लीप ईयर है। उसमें से मैंने 188 डेज लेस करे तो मेरा कितना निकल के आया? मेरा ये निकल के आया 178 डेज। तो मतलब बेसिकली ये जो मिस्टर अजय है ये इंडिया में कितने दिन रहा? ये इंडिया में 178 डेज रहा, जो 182 डेज से कम है। इसका मतलब क्या हो गया? ये एनआर हो गया। तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या है? ये बेसिकली जो है नॉन रेसिडेंट बन गया। अच्छा, अब क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट बन गया तो ये प्रीवियस ईयर में कितने भी दिन रहा, पिछले 7 साल में कितने भी दिन रहा, उससे अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो रेसिडेंट होता तो फिर अपन चेक करते हैं कि वो आर है या फिर RBNOR है, ठीक है? इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में तो बेसिकली अपन ने पता चल गया, अपने को पता चल गया कि बेसिकली क्या है, ये बेसिकली नॉन रेसिडेंट है। इजी है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है? क्रिस गेल है, ठीक है? क्रिस गेल जो छक्के छक्के मारता है, लंबे लंबे छक्के मारता है। क्रिस गेल अ वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर जो इंडिया में आता है 102 दिन के लिए आता है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर साल ये जो है 102 दिन के लिए आता है, और ये पिछले 10 साल से काम हो रहा है, ठीक है? तो बेसिकली आईपीएल खेलने के लिए आता है, और आईपीएल खेलने के लिए, हेलो, हाँ, तो आईपीएल खेलने के लिए बेसिकली जो है हर साल 102 दिन इंडिया में रहता है। अब सवाल आता है कि इसका अपन जो है रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है कि भाई ये रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। तो आपको एक चीज़ पता है कि भाई आप दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे तो आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट बन जाओगे। पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि करंट ईयर में सिर्फ 102 दिन रहा। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। करंट ईयर में वो एटलीस्ट 60 डेज, और पिछले और पिछले बेसिकली 4 साल में एटलीस्ट 365 डेज आ जाओ। तो अपन को ये चेक करना है कि भाई करंट ईयर में क्या ये 60 डेज रहा? बिल्कुल रहा, क्योंकि ये करंट ईयर में तो 102 दिन रहा। पिछले 4 साल में क्या ये एटलीस्ट 365 डेज रहा? तो पिछले 4 साल में वो हर साल 102 दिन रह रहा है, तो इंटू मैंने करा 4, कितना हो गया? 408। मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हो गई। क्या बन गया? ये बन गया आपका रेसिडेंट। अब सवाल आता है ये रेसिडेंट तो बन गया, क्या बन गया? रेसिडेंट बन गया। अपन चेक करेंगे कि ये ROR है या फिर RBNOR है। चेक करेंगे कि भाई ROR है या फिर RBNOR है। क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है कि भाई आ जाओ दिखा देते हैं आपको। कंडीशन भी आपकी रिवाइज करा देते हैं। RBNOR की कंडीशन कहाँ है? कंडीशन 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 ये रहा कि भाई पिछले 10 साल में वो क्या है? पिछले 10 साल में एटलीस्ट वो 2 साल रेसिडेंट है, एंड पिछले 7 साल में वो एटलीस्ट 730 डेज रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर बेसिकली ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या मान लिया जाएगा? ये जो है ROR मान लिया जाएगा। अब मुझे बताओ ये हर साल कितने दिन रहता है? 102 दिन रहता है। 102 इंटू 7 करो, कितना आता है? 102 इंटू 7 करोगे, 102 इंटू अगर आपने 7 करा तो ये निकल के आता है 714 दिन।
इसका मतलब ये है कि भाई सेकंड वाली कंडीशन अपन फुलफिल नहीं कर रहे। कौन सी वाली कंडीशन? ये वाली कंडीशन अपन फुलफिल नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये आर बी एन ओ आर है, क्योंकि आर ओ आर होने के लिए इसको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, ये वाली और ये वाली। एंड ये वाली सेकंड कंडीशन तो फुलफिल कर ही नहीं रहा। तो इस केस में क्या बन जाएगा? ये आर बी एन ओ आर बन जाएगा। क्या बन गया? आर बी एन ओ आर। तो देखो मिस्टर क्रिस गेल क्या बन गया? आर बी एन ओ आर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ईजी है। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है। क्या मेरा आंसर चेंज होता? वुड योर आंसर चेंज इफ द अबोव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन जो इंडिया में आ रहा है, ठीक है, एन इंडियन सिटीजन जो इंडिया में आ रहा है, एंड वो क्या देता है? इंडिया में 102 दिन रहता है एंड रिप्रेजेंट्स द वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। तो अपने केस में बेसिकली हो रहा है कि भाई हर साल वो जो है 102 दिन रह रहा है पिछले 10 साल से, लेकिन अब वो क्या है? क्रिस गेल क्या है? इंडियन सिटीजन है। क्या है? इंडियन सिटीजन है। तो आपने एक चीज़ पढ़ रखी है कि भाई अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में किसके लिए आ रहा है? विजिट के लिए आ रहा है। तो क्रिस गेल भी तो विजिट के लिए आ रहा है ना, रहने के लिए थोड़ी आया है। तो उस पर सिर्फ अपन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन अपन क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो बेसिकली सेकंड वाली कंडीशन अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट बेसिक कंडीशन ये कहती है कि भाई आपको जो है एटलीस्ट 182 डेज रहना है। क्या आप करंट ईयर में एटलीस्ट 182 डेज रहे? नहीं रहे, क्योंकि अपन तो सिर्फ करंट ईयर में 102 दिन रहे हैं। तो अपन क्या बन गए? अपन डायरेक्टली जो है बेसिकली एनआर बन गए। इजी। आ जाओ देखो अपन क्या बन गए? एनआर बन गए। इफ द अबो फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन जो रिसाइड कर रहा है वेस्ट इंडीज में, इंडिया में विजिट के लिए आता है, उसको क्या मान लिया जाएगा? एनआर मान लिया जाएगा। उसको जो है क्या मान लेंगे अपन? उसको जॉन नॉन रेसिडेंट मान लेंगे, क्योंकि उस पर जो है फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही एप्लीकेबल होगी। अब थर्ड पॉइंट समझना। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? वुड योर आंसर चेंज? व्हाट वुड बी आंसर? अगर वो इंडिया में आता है विजिट के लिए फॉर 120 डेज इंस्टेड ऑफ 102 डेज, मतलब बेसिकली 102 दिन की जगह वो कितना आ रहा है? 120 दिन आ रहा है। तो ये देखो पहले तो क्या आ रहा था? 102 दिन आ रहा था। अब हर साल वो क्या आ रहा है? 120 दिन आ रहा है, और पिछले 10 साल से आ रहा है। अब अपन चेक करेंगे कि भाई ये रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट। अपन को चेक करना है ये रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। तो देखो श्रीनाथ क्या था? इंडियन सिटीजन था। श्रीनाथ बेसिकली मेरा था इंडियन सिटीजन। आ जाओ, श्रीनाथ था मेरा इंडियन सिटीजन। तो बेसिकली अगर इंडियन सिटीजन इंडिया के में विजिट के लिए आ रहा है, तो उसके लिए अपन को क्या करना है? उसके लिए बेसिकली अपने को फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। क्या फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है? नहीं फुलफिल हो रही। तो वो क्या बन गया? एनआर बन गया। लेकिन एक ट्विस्ट है, सरकार अमेंडमेंट लेके आई थी। क्या अमेंडमेंट लेके आई थी? कि भाई अगर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में क्या आता है? विजिट करने के लिए आता है, जो इंडिया में जो है विजिट करने के लिए आता है। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। तो क्या है? कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट करने के लिए आता है, ठीक है, और उसकी अगर इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज 15 लाख से ज़्यादा है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? आर बी एन ओ आर मान लिया जाएगा। इफ़ ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द करंट ईयर, एंड पिछले 4 साल में एटलीस्ट 365 डेज। तो मैंने आपको बताया कि भाई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, तो सिर्फ सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। लेकिन अगर उसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है बेसिकली ये वाली कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि क्या वो एटलीस्ट 120 डेज रहा करंट ईयर में, और पिछले 4 साल में एटलीस्ट 365 डेज रहा। अगर ऐसा हुआ तो उसको क्या मान लिया जाएगा? उसको जो है बेसिकली आर बी एन ओ आर मान लिया जाएगा। और इसका क्या रीज़न होता है? मैंने अपने जो एनआर टैक्सेशन का रिवीजन वीडियो यूट्यूब पर डाल रखा है, फ्री में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में समझा रखा है। तो देखो अपने को वही कह रहा है ना, अपने को ये कह रहा है कि भाई इंडिया में कितने दिन के लिए आ रहा है? एटलीस्ट 120 डेज के लिए आ रहा है, और पिछले 4 साल में भी उसका यही काम हो रहा है। पिछले 4 साल में भी उसका यही काम हो रहा है, मतलब पिछले 4 साल में कितना हो गया? तो हम ये कहेंगे, हम बेसिकली ये कहेंगे कि भाई आप एनआर हो, लेकिन अगर आपकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो आप क्या बन जाओगे? आर बी एन ओ आर बन जाओगे। देखो नीचे आ जाओ, वही कह रखा है। इन दिस केस अगर उसकी टोटल इनकम जो बेसिकली इंडियन सोर्सेज से है वो 15 लाख से ज़्यादा है, उसको क्या मान लिया जाएगा? आर बी एन ओ आर मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा? मैंने अभी आपको रीज़न बता दिया। और अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख तक है, ठीक है, 15 लाख तक, तो उसको क्या मान लेंगे अपन? उसको जो है नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरे दिल की रेत पे आंखों की जो पड़े परछाई तेरी, पी लेता हूँ अब थोड़ा और, जाने कौन है तू मेरी, मगर कहाँ करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र, तू राजी लगती, जीती हुई बाजी लगती। यस, वी आर बैक विद आवर स्क्रीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखना। एबीसी इनकॉर्पोरेशन अ स्वेडिश कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम बोले तो मनी हाइस्ट देखिए ना, मनी हाइस्ट में स्टॉकहोम थी एक लड़की। तो एबीसी इनकॉर्पोरेशन अ स्वेडिश कंपनी हेडक्वार्टर्ड एट स्टॉकहोम नॉट हैविंग अ पी इन इंडिया, इंडिया में इसका क्या है? पी नहीं है। उसने इंडिया में जो है एक लाइजनिंग ऑफिस खोल रखा है इन अप्रैल 2023 टू लुक आफ्टर इज डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंपनी का प्रोडक्ट एंड एक्सप्लोर फर्दर अपॉर्चुनिटीज।
तो बेसिकली हमने जो है एक लाइजनिंग ऑफिस खोल रखा है जिसका काम क्या है, प्रिपरेटरी एंड ऑक्सिलरी एक्टिविटीज परफॉर्म करना है। द लाइजनिंग ऑफिस टेक डिसीजन रिलेटिंग टू डे रूटीन ऑपरेशंस एंड परफॉर्म सपोर्ट फंक्शंस। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम सपोर्ट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। देयर आर प्रिपरेटरी एंड ऑक्सिलरी नेचर। सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस कहाँ पे लिए जाते हैं, स्वीडन में लिए जाते हैं, बाहर लिए जाते हैं। अब अपने को ये देखना है कि इस कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो अपने एक चीज़ पर रखिए कि भाई कंपनी को रेसिडेंट इंडिया कब माना जाएगा, जब या तो वो इंडियन कंपनी हो या फिर उसका पोएम इंडिया में हो। फिर आपको पता है कि भाई इंडिया में पोएम का मतलब क्या होता है कि की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस कहाँ पे लिए जाने चाहिए, की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस इंडिया में लिए जाने चाहिए। तो अगर उसके की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस इंडिया में लिए जा रहे हैं तो उसका क्या माना जाएगा, उसका जो है पोएम इंडिया में माना जाएगा। लेकिन अपने को एक चीज़ पता है कि भाई इसके की डिसीजंस कहाँ पे लिए जा रहे हैं, स्वीडन में लिए जा रहे हैं, बाहर लिए जा रहे हैं, तो इसका पोएम तो इंडिया में नहीं है। इन द केस ऑफ एबीसी इनकॉर्पोरेशन इट्स प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इन इंडिया, क्योंकि 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 द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर इन सब्सटेंस मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कहाँ पर है, इंडिया के बाहर है। अच्छा, ये तो बात अपने को समझ में आ गई कि भाई इसका क्या होगा, इसका जो है बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर होगा क्योंकि इसका पोएम इंडिया में नहीं है। अच्छा देखो क्या दे रखा है, एबीसी इनकॉर्पोरेशन हैज ओनली अ लाइजनिंग ऑफिस इन इंडिया थ्रू विच इट लुक्स आफ्टर इट्स डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस इन इंडिया। द प्लेस जहाँ पर डिसीजंस रिलेटिंग टू डे रूटीन ऑपरेशंस आर टेकन एंड सपोर्ट फंक्शंस दैट आर प्रिपरेटरी इन ऑक्सिलरी इन नेचर आर नॉट रेलेवेंट इन डिटरमिनिंग द पोएम। तो बेसिकली अपने को बस इतना ध्यान रखना है, पोएम के लिए क्या होता है, के एम सी डी की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस इंडिया में लिए जाने चाहिए, इसमें तो बाहर लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एनआर हो गया। अपन को ये नहीं देखना कि जो रूटीन ऑपरेशनल डिसीजंस है, जो रूटीन ऑपरेशनल डिसीजंस और सपोर्ट फंक्शंस है वो कंपनी के की डिसीजंस नहीं होते, तो हम कहेंगे कि भैया क्या है, एनआर है। तो बेसिकली एनआर है, फॉरेन कंपनी मान ली जाएगी, ठीक है। सो एबीसी इनकॉर्पोरेशन बीइंग अ फॉरेन कंपनी क्या मान ली जाएगी, नॉन रेसिडेंट मान ली जाएगी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है। जे फॉर जॉन, जे फॉर जॉन अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या है ये, इंडियन सिटीजन है, जो कहाँ पर एम्प्लॉयड है, टोक्यो में। टोक्यो वही मनी हाइस्ट वाली टोक्यो। तो बेसिकली जे अ सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड है इन द इंडियन एम्बेसी ऑफ टोक्यो, तो जापान में इंडियन एम्बेसी होगी, वहाँ पर क्या है, ये बेसिकली एम्प्लॉयड है। इसको सैलरी मिली है, अलाउंसेस मिली है टोक्यो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि भाई अगर कोई इंडियन सिटीजन को जो इंडिया से बाहर काम कर रहा है, ठीक है, उसको अगर सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी देती है तो वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। लेकिन जो उसको अलाउंसेस दिए जाते हैं, परक्यूजिट अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो सेक्शन 10(7) में क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं। अब सवाल यही आता है, देखो बिसाइड ही वाज अलाउड परक्यूजिट बाय द गवर्नमेंट ही इज अ नॉन रेसिडेंट, ये नॉन रेसिडेंट है। अब सवाल आता है कि भाई कि जो इनकम इसने कमाई है वो इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं है। तो सेक्शन 9(1)(3) अपन ने पढ़ रखा है कि गवर्नमेंट अगर क्या करती है, गवर्नमेंट अगर इंडियन सिटीजन को सैलरी देती है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो इस भाई ने, ये जो जॉन है, ये क्या कर रहा है, इंडियन सिटीजन है, इसने सर्विसेज कहाँ दी है, इसने बेसिकली सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दी है, उसको डीम टू अक्रूअर राइज इन इंडिया मान लेते हैं अपन, और उसकी बेसिकली सैलरी जो है इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, भले ही वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। लेकिन 10(7) में अपन ने पढ़ रखा है कि जो भी आपके अलाउंसेस होते हैं, जो भी परक्यूजर होते हैं, वो क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं। तो उसको सैलरी पे तो इंडिया में टैक्स पे करना है, लेकिन सैलरी पे तो इंडिया में टैक्स पे करना है, लेकिन जो अलाउंसेस और परक्यूजर है उस पर उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इजी। तो अगर कॉन्सेप्ट्स, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे एनआर टैक्सेशन का, एक थंब ऑफ रूल ये है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, समझो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करना। अदरवाइज अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ गए हो तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके सारे बाउंसर जा रहा होगा, ये मैं गारंटी कह सकता हूँ, ठीक है। तो बिना कंसेप्ट के एनआर के क्वेश्चंस करना थोड़ा सा रिस्की मामला है। आ जाओ। और मैंने आपको बता दिया कि भाई कॉन्सेप्ट कहाँ से कर सकते हो आप। कॉन्सेप्ट जो है अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके मेरी एनआर की जो है वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बहुत डेप्थ में सारी चीज़ें आपकी कवर कराई है। ऑल राइट, अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक मिस विविता है, उसने क्या करा है, $5,000 पे करें किसको, कुलास शेखरा को, अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन कोलंबो स्पेशलाइज इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो बेसिकली मिस विविता ने $5,000 पे करें कुलास शेखरा को, और किस क्या सर्विसेज लिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज लिए, मतलब फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। पेमेंट कहाँ करा गया, कोलंबो में करा गया, पेमेंट जो है कोलंबो में करा गया है। अच्छा, ये जो कुलास शेखरा है जिसको पेमेंट करा गया, ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है। कंसल्टेंसी किससे रिलेटेड है, कंसल्टेंसी रिलेटेड है टू द प्रोजेक्ट इन इंडिया विद पॉसिबल स्टिल ऑन इस कोलाबोरेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो आपने कंसल्टेंसी ली है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए जो इंडिया में सिचुएटेड है। अब सवाल आता है कि भाई क्या ये इंडिया में इसको जो पेमेंट करा गया है वो चार्जेबल है कि नहीं है। तो आपने एफटीएस का रूल पढ़ रखा है कि भाई अगर आप क्या करते हो, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हो, कौन पेमेंट कर रहा है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया पेमेंट कर रहा है फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया। क्या मान लिया जाता है कि भाई जो सामने वाले की इनकम है वो इंडिया में डीम टू अक्रोराइज है, उसको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। कंसेप्ट बता देते हैं आपको, देखो ये मेरा एनआर का नोट्स हो गया। आपको जो है क्विकली कंसेप्ट बता देते हैं, क्विकली 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 क्विकली। देखो ये रहा आपकी जो एफ है, आपकी जो एफ है, जो एनआर एफ अर्न कर रहा है, शेल बी डीम टू अर्न इन इंडिया। अगर वो कौन पे कर रहा है, रेसिडेंट पे कर रहा है फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया। तो जो सर्विस यूटिलाइज करी गई है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया में करी गई है, तो उसको जो है डीम टू बी अर्न इंडिया माना जाता है। एनआर को जो है इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ,
देखो फिर मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन और बता देता हूँ। अपन एक एक्सप्लेनेशन और पढ़ा था कि भाई जो रॉयल्टी और एफटीएस इंडिया में टैक्सेबल होगी इफ द नो हाउ हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन इंडिया। तो अपन ने जो पेमेंट करा है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, वो इंडिया में टैक्सेबल होगा अगर वो क्या हो रहा है, अगर वो जो है इंडिया में यूटिलाइज हो रहा है। इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट भले ही पेमेंट हमने बाहर करी है, भले ही एनआर का इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, रेसिडेंस नहीं है, या फिर नो हाउ बाहर डिलीवर करा गया है। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि भाई जो मैंने पेमेंट करा है भले ही बाहर करा है, ठीक है। अच्छा जो मैंने पेमेंट करा है वो एनआर ने करा है, वो बाहर ही बैठा है। मैंने जो पेमेंट करा है, जो सर्विसेज दी है वो सामने वाले ने ही मुझे बाहर दी है, तो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। कंडीशन ये है कि भाई जो सर्विसेज है वो कहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, इंडिया में यूटिलाइज हो रही है। अपने क्वेश्चन में भी यही हो रहा है ना, जो आपने पेमेंट करा है $5,000 का, वो किससे रिलेटेड है? देखो प्रोजेक्ट इन इंडिया से रिलेटेड है, तो मतलब क्या होगा इसका मतलब बेसिकली सिंपल सा ये है कि भाई इस पे कुलाश को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो क्या दे रखा है, एनआर इज चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ओनली इफ सच इनकम इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया, ठीक है। फिर हमने बताया कि भाई एफटीएस का मतलब क्या होता है, एफटीएस में जो है कंसल्टेंसी भी इंक्लूड हो जाती है। फिर हमने देखो बताया कि भाई एफटीएस फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम सर्विसेज यूटिलाइज इन इंडिया वुड बी डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया एंड बी इंक्लूडेड इन इज टोटल इनकम वेदर और नॉट सच सर्विसेज वर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, वेदर और नॉट उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है। जो अपन ने अभी एक्सेप्शन पढ़े, एक्सप्लेनेशन पढ़ा, वो इधर आ रहा है। इन द इंस्टेंट केस क्योंकि सर्विसेज इंडिया में यूटिलाइज हो रही है तो पेमेंट जो है इंडिया में टैक्सेबल होगा। पेमेंट जो है इंडिया में क्या मान लिया जाएगा, डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। ऑलराइट आगे बढ़े। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 अपन लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, लास्ट में बोले तो थोड़ी देर बात करेंगे। 7 पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है। सी पोर्ट शिपिंग लाइन एनआर फॉरेन कंपनी, ठीक है। सी पोर्ट शिपिंग लाइन एनआर फॉरेन कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैरेज ऑफ गुड शिप एट मुंबई पोर्ट। मतलब बेसिकली क्या कर रही है, शिपिंग बिजनेस में एंगेज है। कि मेरा शिप हो गया, शिप ऐसा बनता है, शिप हो गया मेरा, शिपिंग बिजनेस में एंगेज है। प्रीवियस है 2024 में इसने क्या करा है, फ्रेट कलेक्ट करा है 100 लाख का, डिमरेज कलेक्ट करा है 20 लाख का, और हैंडलिंग चार्जेस कलेक्ट करें कितने के, 10 लाख के। कितना हो गया, 130 लाख हो गया टोटल। एक्सपेंसेस अर्न करें इसने 110 लाख के, इसके अपन को 44 बी के अंदर इनकम निकालनी है। तो 44 बी में सिंपल सी बात ये है कि आप क्या करते हो, 7.5%, 7.5% जो भी आपको पैसा मिला है उसका 7.5% इनकम निकाल लेते हो, ठीक है। 7.5% इनकम निकाल लेते हो। देखो क्या देखा है, 7.5% अपन को इनकम निकालनी रहती है किस बात की, अगर आप जो है माल इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो, आप जो है इंडिया से माल बाहर लेके जा रहे हो, तो जो भी पैसा आपको कहीं पे भी मिल रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। मतलब पूरे का 7.5% टैक्सेबल होगा। अगर जो है माल आप बाहर से इंडिया में लेके आ रहे हो, बाहर से इंडिया में लेके आ रहे हो, बाहर के पोर्ट से इंडिया में लेके आ रहे हो, तो जो पैसा आपने इंडिया में रिसीव करा है उसका अपन 7.5% लेते हैं। तो अपने केस में देखो, अपने केस में क्या हो रहा है, अपने केस में बेसिकली मैंने गुड जो है मुंबई से बाहर जा रहा है, मुंबई से बाहर जा रहा है, तो जितना भी पैसा आपको कहीं पे भी मिला है, इंडिया में मिला है, बाहर मिला है, सबका अपन 7.5% निकाल लेंगे। तो 130 लाख का 7.5% जो है आपको इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा 9.75। देखो 130 लाख का 7.5%, 9.75 आपकी जो इनकम आनी जाएगी, इस पर आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हमने प्रोविजन समझा दिया। फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई जो आप ये इनकम निकालते हो इसमें से आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। ये अपन ने 44 भी पढ़ रखा है, राइट, इजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखो क्या दे रखा है, मिस्टर क्यू एन आर ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट। अच्छा ये हवाई जहाज लेके जा रहा है, हवाई जहाज बनाए अपन, ये हवाई जहाज कैसा हवाई जहाज है पता नहीं। हाँ तो ये एनआर क्या कर रहा है, हवाई जहाज लेके जा रहा है, सिंगापुर और चेन्नई के बीच में हवाई जहाज उड़ाता है। इसको जो है ये सारा पैसा मिला है, इसने खर्चा इतने का करा है, अपन को जो है इसकी इनकम निकालनी है 44 बीबीए के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि भाई शिप में क्या हुआ, शिप में जो हुआ था वही अपन एयरक्राफ्ट में करेंगे। कि अगर जो है आपका एयरक्राफ्ट हवाई जहाज इंडिया से बाहर जा रहा है, तो जितना भी पैसा मिला है सारा का सारा जो है इंडिया में आपको जो है इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर बाहर से आप जो है लेके आ रहे हो, सिंगापुर से इंडिया में लेके आ रहे हो, तो अगर पैसा आपको इंडिया में मिला है तो वही आपका जो है रेलेवेंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ योर इनकम। अब देखो 2 करोड़ इन इंडिया आपको रिसीव हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम चेन्नई। आप जो है चेन्नई से आप जो है चेन्नई से बाहर पैसा लेके जा रहे हो, सॉरी चेन्नई से बाहर हवाई जहाज लेके जा रहे हो, तो ये जो है आपकी इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा, टिक मार देते हैं इसको। अच्छा 1 करोड़ आपको इंडिया में रिसीव हुआ है, 1 करोड़ आपको इंडिया में रिसीव हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम चेन्नई, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया से आपने बाहर हवाई जहाज उड़ाया है, इंडिया से आपने बाहर हवाई जहाज उड़ाया, तो ये 1 करोड़ भी जो है काम का है अपने लिए। 3 करोड़ इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम सिंगापुर। आप जो है सिंगापुर से पैसेंजर को लेकर आ रहे हो, लेकिन जो आपको 3 करोड़ मिला है वो इंडिया में मिला है, तो क्या होगा, बेसिकली टैक्सेबल हो जाएगा। आपको जो है 1 करोड़ मिला है चेन्नई में, सॉरी 1 करोड़ मिला है सिंगापुर में ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम चेन्नई। आप इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो, 1 करोड़ सिंगापुर में मिला है, तो भी आपका क्या माना जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा। तो बेसिकली सारे अपना रेलेवेंट है, सबका टोटल करेंगे अपन 2 3, ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 7, बेसिकली 7 करोड़ का 5% आपकी जो है इनकम मान ली जाएगी। तो देखो आपकी इनकम कितनी हो गई, आपकी बेसिकली 7 करोड़ जो हो गई, 7 करोड़ का 5% करोगे तो 35 लाख जो है आपकी इनकम मान ली जाएगी। 35 लाख आपकी इनकम मान ली, इसमें से आपको अगेन आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि क्या आपका आंसर डिफरेंट होता, क्या आपका आंसर डिफरेंट होता अगर मिस्टर क्यू की जगह कोई फॉरेन कंपनी होती, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉरेन कंपनी थे और आप क्या कर रहे थे, हवाई जहाज उड़ा रहे थे इंडिया और इंडिया के बाहर, तो 44 बीबीए ही लगेगा और आपकी इनकम जो है 35 लाख की मानी जाएगी। तो आंसर जो है सेम होगा, आंसर सेम होगा, ईजी है। तो ये अपना 44 बीबीए का क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भाई
किसी फॉरेन कंपनी की इंडिया में कोई ब्रांच थी, उसका लॉस आ रहा था 100 लाख का। अच्छा, 100 लाख का लॉस कैसे आया? 100 लाख का लॉस निकालते समय उसने जो है हेड ऑफिस खर्चा बुक कर रखा था 200 लाख का। ठीक है, तो बेसिकली इसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा? इसका प्रॉफिट हुआ होगा 100 लाख का, उसमें से इसने 200 लाख का खर्चा बुक करा, तो इसका जो है अल्टीमेटली 100 लाख का लॉस आ गया। तो जो ये ब्रांच है इसका प्रॉफिट कितना था? इसका ब्रांच का प्रॉफिट था 100 लाख। अपने 100 लाख का ब्रांच का प्रॉफिट निकाला, देखो ये रहा 100 लाख का अपने ब्रांच का प्रॉफिट निकाला। ठीक है, 100 लाख का अपने क्या करा? ब्रांच का प्रॉफिट निकाला। आपको 44C में बताया, 44C में बताया कि जो आपने हेड ऑफिस का खर्चा करा है उसका हमें जो है बेसिकली क्या करना पड़ता है? कैलकुलेशन करना पड़ता है। आप जो भी खर्चा करते हो हेड ऑफिस का, उसको अपन को कंपेयर करना पड़ता है विद 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। मेरे केस में देखो एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी निकल के आ रही है? 100 लाख आ रही है, तो 100 लाख का मैं 5% करूंगा। 100 लाख का 5% कितना होता है? 5 लाख। आपने एक्चुअल में खर्चा कितना कर रखा है? 200 लाख का। तो बेसिकली अलाउ कितना होगा? विच एवर इज लोअर, बेसिकली 5 लाख का खर्चा लाओगा, मतलब आपको जो है 95 लाख पे आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप पहले कह रहे थे कि भाई मेरा जो है 100 लाख का लॉस है, सरकार कहती है नहीं, तेरा जो प्रॉफिट है वो 95 लाख का है। तूने जो खर्चा बुक कर रखा था 200 लाख का, वो अलाउ होगा टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली 5 लाख, और 5 लाख का मतलब क्या है? 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 44C से रिलेटेड क्वेश्चन था, ईजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर ए, अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, नॉन रेसिडेंट है, उसने क्या करा? $40,000 इंडिया में लेके आया। कौन सी डेट को लेके आया? 16/9/2006 को लेके आया। ओके, इस $40,000 में से उसने क्या करा था? 30/10/2006 को 10,000 इक्विटी शेयर खरीदे थे ए लिमिटेड के, एन इंडियन कंपनी। कितने रुपए पे खरीदा? इसने जो है 12 पर शेयर पे खरीदा। कितने पे बेचा इसने? 48 पे बेचा। कब बेचा? 30/3/2024 को बेचा। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? मुझे एक चीज़ बता रखी है कि भाई 31/1/2018 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 35। फिर मुझे जो है बेसिकली तीन डिफरेंट डेट्स की बाइंग रेट और सेलिंग रेट्स दे रखी है, टीटीबीआर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई आप जो है कैपिटल गेंस निकालो, आप जो है बेसिकली क्या करो? कैपिटल गेंस निकालो। अगर शेयर्स आपने जो है रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचे हैं, अगर शेयर्स आपने रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे हैं, तो आपको पता है कि अगर आपने शेयर्स रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे तो क्या लग जाएगा? 112A लग जाएगा, क्योंकि आप एसटीटी पे करते हो बोट एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल। ठीक है, देखो क्या देखा है, दी शेयर्स हैव बीन परचेज एंड सोल्ड थ्रू रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब आपने जो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेज करे थे, सेल करे थे। इसका मतलब ये है कि आपने एसटीटी पे करा था बोट एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि आपका जो है सेक्शन 112A लग जाएगा। और सेक्शन 112A मुझे क्या बोलता है? सेक्शन 112 ये बोलता है कि भाई सेल में से आप क्या करो? सेल में से आप जो है क्या करो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस कर दो, सिंपल सी बात है। लेकिन अपने को 112 एक और चीज कहता है कि अगर आपने शेयर्स 31/1/2018 के पहले खरीद रखे थे, तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली 31/1/2018 की फेयर मार्केट वैल्यू को जो है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। आपने 10,000 शेयर्स बेचे 48 पे, आपने 10,000 शेयर्स बेचे 48 पे, आ जाओ देखो 10,000 शेयर्स बेचे 48 पे, आपकी सेल कंसेशन कितनी होगी? 4,80,000 होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पता है कि भाई आप क्या कर सकते हो? आप जो है बेसिकली 31/1/2018 की फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हो। तो आपने खरीदे थे 1,20,000 पे। अच्छा, 31/1/2018 के दिन पे आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 3,50,000। तो आप क्या कर सकते हो? 3,50,000 को अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हो। आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 3,50,000, आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया कितने का? 1,30,000 का। 112A में आपने को बताया कि भाई 1 लाख तक एग्जाम होता है, बाकी बैलेंस पे आपको जो है 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, आपको एक और चीज़ पता है, जब 112A लगता है बोले तो ये वाला सेक्शन, इस केस में जो है आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, और फर्स्ट प्रोविजर टू एनआर नहीं लगता। फर्स्ट प्रोविजर टू एनआर का मतलब क्या होता है कि भाई एनआर का अपन क्या करते हैं, जो कैपिटल गेन्स निकालते हैं वो कन्वर्ट करके निकालते हैं डॉलर में। तो अपना को ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया। अब अपन आ जाते हैं कौन से वाले पॉइंट पे? हाँ, ये वाला पॉइंट अपन ने देख लिया कि भाई अगर मैंने क्या करा है? रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है। अब अगर मैंने रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा है, देखो नॉट सोल्ड, इसका मतलब ये है कि भाई 112A तो लगेगा नहीं। अब 112A लगेगा नहीं तो अपन क्या करेंगे? बेसिकली जो है फर्स्ट प्रोविजर टू सेक्शन 48 लगाएंगे। और फर्स्ट प्रोविजर टू सेक्शन 48 क्या कहता है मुझे? कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, वो डॉलर लेके आता है, डॉलर से कोई शेयर परचेस करता है, तो अपन अपना जो है फर्स्ट प्रोविजर टू 48 लग जाता है, जो मुझे ये कहता है कि भाई आपको जो है कैपिटल गेन्स निकालने हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू डॉलर। आ जाओ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो आपकी सेल कंसिडरेशन कितने की? 4,80,000 की, उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे डॉलर में। किस रेट से करेंगे? जिस दिन आपने बेचा है उस दिन अपन ले लेंगे, उस दिन का बाय एंड सेल रेट का एवरेज ले लेंगे। तो आपने बेचा है 30/3/2024 को, बाइंग रेट है इतनी, सेलिंग रेट है इतनी, इनका एवरेज करो, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा 60। तो मैंने तीनों रेट का तीनों दिन का एवरेज निकाल लिया। तो मैं सेल कंसिडरेशन को कन्वर्ट करूंगा किससे? एवरेज रेट से। कितनी निकल के आई? $8,000 निकल के आ गई। ठीक है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, आपकी क्या है? जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? देखो ये 1,20,000 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, ये 12 पर शेयर इंटू 10,000 शेयर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मैं कन्वर्ट करूंगा डॉलर में एट एन एवरेज रेट ऑन द रेट ऑफ परचेज, जिस दिन आपने खरीदा था। अच्छा, मैंने खरीदा कब था? देखो मैंने शेयर्स खरीदे थे, मैंने जो है कंपनी इज पार्टली फॉर परचेजिंग दिस शेयर्स, तो मैंने जो है 3/10/2006 को, 3/10/2006 को बोले तो इस दिन खरीदे थे शेयर्स। तो इस दिन के एवरेज रेट से मैं क्या करूंगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट कर लूंगा। तो मैंने क्या करा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एवरेज रेट से कन्वर्ट करा, कितना निकल के आ गया? 6,000 निकल के आ गया। तो $8,000 माइनस $6,000, आपका कैपिटल गेन कितना हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया $2,000 का। इस $2,000 के कैपिटल गेन को मैं कन्वर्ट करूंगा जिस दिन मैंने सेल करा था उस दिन की टीटीबीआर से, उस दिन की टीटीबीआर से। ठीक है, ये हो गया
$2000 इंटू 59 कितना हो गया, 1,18,000 हो गया। तो 1,18,000 आपका कैप गेन है, इस पर आपको जो है टैक्स पे करना है। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जब फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 लगता है, वहाँ पर अपन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते। तो ऑल्दो अपने जो है अपना कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, तो फिर भी अपन जो है कॉस्ट एलोकेशन को इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ईजी है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। तो देखो अपन को क्वेश्चन नंबर 6 करना था। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार होल्ड करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं सारे। आ जाओ, अपन आ जाते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था अपना, राइट। 11 पे आ जाते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक एनआरआई है, एक्वायर्ड शेयर्स इन द इंडियन कंपनी, इसने इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। 2009 में खरीदे थे 1 लाख के, 2024 में बेच दिए 3 लाख के। अच्छा, जो सेल कंसिडरेशन थी उसको इसने नए शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया और 31/3/2024। और फिर जो नए शेयर्स खरीदे थे इसको 30 जून में बेच दिया। ठीक है, कितने बेचा, 3,50,000 बेचा। फर्स्ट वो जो इग्नोर करने को बोल रहा है, बोला टैक्स इंप्लीकेशन निकालो। इधर लिख लेना ऑप्टेड फॉर 12A, क्योंकि ये क्या है, आईसीएमएट का इलस्ट्रेशन है। आईसीएमएट का इलस्ट्रेशन कैसे होता है, पहले टॉपिक दे रखा होता है, उसके नीचे इलस्ट्रेशन दे दिया होता है। तो ये जो इलस्ट्रेशन मैंने उधर से ही उठाया है, इसलिए आपको जो है लिखना पड़ेगा कि भाई इसके ऊपर कौन सा टॉपिक था, चैप्टर 12 का टॉपिक था। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो लिख लेना ऑप्टेड फॉर 12A। 12A अपने को देखो यही बताता है ना, स्पेशल प्रोविजन देता है अपने को फॉर एनआरआई। अगर आपने जो है इन स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट करा है, तो इसीलिए आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, फर्स्ट प्रोविजन अवेलेबल करा दिया जाएगा। और फिर 54F में जैसे अपने को एग्जाम्शन मिलता था, वैसा एग्जाम्शन आपको इधर मिल जाएगा। आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा है डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको जो है एग्जाम्शन दे दिया जाएगा अंडर 115F, जो बेसिकली चैप्टर 12A के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। एक और चीज़ आपको बताइए कि भाई चैप्टर 12 आपको नहीं मिलेगा अगर एनआरआई क्या करता है, ये जो नॉन रेसिडेंट है 115 बीएससी ऑप्ट कर लेता है। अपने केस में आ जाते हैं। देखो आपने जो है क्या करा है, आपने जो शेयर खरीदे थे 1 लाख के, उसको बेचा कितने पे, 3 लाख पे बेचा, मतलब आपको 2 लाख का फायदा हुआ। अब जो भी आपका सेल कंसिडरेशन था उसको उससे आपने नए शेयर खरीद लिए। इसका मतलब ये है कि भाई पूरा का पूरा 100% आपने क्या कर रखा है, सेल कंसिडरेशन को नए शेयर को यूटिलाइज करने में एक्वायर कर लिया है, नए शेयर को यूटिलाइज करने में बेसिकली परचेज कर लिया है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी आपका कैप गेन्स था पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो आपका जो कैप गेन्स है वो कितना हो गया, निल हो गया। अब देखो क्या दे रखा है कि भाई अगले साल आप क्या करते हो, जो आपने ये नए शेयर खरीदे थे उसको आपने जो है 3,50,000 बेच दिया। तो सीधी सी बात है कि भाई 3 लाख के शेयर आपने 50,000 बेचे, 50,000 का आपका क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। लेकिन आपने कोई कंडीशन दे रखी होती है कि भाई जो भी आप ये नए शेयर खरीदते हो उसको आप जो है 3 साल तक नहीं बेच सकते। तो न्यू फॉरेक्स एसेट, आपने जो न्यू फॉरेक्स एसेट खरीदा है उसको आप 3 साल तक नहीं बेच सकते। अपन ने क्या करा है, अपन ने तो बेसिकली मार्च में खरीदा, जून में बेच दिया। इसका मतलब क्या है, इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि भाई जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल हमने एक्शन करा था पिछले साल, वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा जिस साल आप क्या करते हो, न्यू फॉरेक्स एसेट को बेचते हो। तो अगले साल क्या होगा, 50 साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो टैक्सेबल होगा ही, इसके अलावा ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, ये एग्जाम करा गया था पिछले साल, वो भी टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा, इसने कह दिया कि भाई फर्स्ट प्रोविजो को आप इग्नोर कर दो, फर्स्ट प्रोविजो की कुछ डिटेल्स नहीं दे रखी, तो अपन ने क्या करा, उसको इग्नोर कर दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्या दे रखा है, मिस्टर जॉनी नॉन रेसिडेंट इंडियन, उसने क्या करा है, अनलिस्टेड शेयर परचेस करें इंडियन कंपनी के 70,000 के 2010 में, 2.5 लाख पे बेच दिया। तो 70,000 के खरीदे थे, 2.5 लाख पे बेच दिया। इसने जो है ट्रांसफर के एक्सपेंसेस करें 10,000 के, तो 2.5 लाख में से 10,000 गया तो बचा कितना, 2,40,000। 2,40,000 में से मैंने क्या करा, कॉस्ट लेस करा, मतलब 1,70,000 का मेरा क्या निकल के आया, 1,70,000 का मेरा 1,70,000 का मेरा कैप गेंस निकल के आया। अच्छा, फिर देखो इसने क्या कर रखा है, जो इसका सेल कंसेशन था 2.5 लाख, उसमें से इसने 1.5 लाख के नए फॉरेक्स एसेट ले लिए। तो वही जैसे अपने को 54X में एग्जाम्शन मिलता था, वैसे अपने को एग्जाम्शन इधर दे दिया जाएगा कि भाई 1.5 लाख डिवाइड बाय 2,40,000 इंटू 1.5 लाख डिवाइड बाय 2,40,000 इंटू मैं क्या करूँगा, 1,70,000 करूँगा, तो मेरा जो है बेसिकली क्या निकल के आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। तो आपको पता है ना, आपको क्या करना होता है, आपको नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करनी होती है। तो मेरी नेट सेल कंसिडरेशन कितनी है, मेरी जो नेट सेल कंसिडरेशन है वो आ रही है 2,40,000 की। ठीक है, ईजी है ना, आगे बढ़े। तो 54F जैसा आपने को एग्जाम्शन इधर मिल गया, 54F जैसा अपने को एग्जाम्शन इधर मिल जाता है, वही अपने चैप्टर 12 में देख लिया। आगे बढ़ो। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 नदल एंड टेनिस प्रोफेशनल एंड स्पेनिश सिटीजन पार्टिसिपेट करता है इंडिया में टेनिस टूर्नामेंट में, और उसको जो है कितने का प्राइस मिलता है, उसको बेसिकली 15 लाख का जो है प्राइस मिलता है, प्राइज मनी। उसने कुछ आर्टिकल्स में कंट्रीब्यूशन करा और उससे उसको जो है कितना पैसा मिला, उससे जो है उसको 1 लाख रुपये मिला, ये रहा 1 लाख रुपये। आर्टिकल्स में कंट्रीब्यूशन करने की वजह से उसको जो है 1 लाख रुपये मिला, ये रहा 1 लाख रुपये, ये 15 लाख रुपये। अच्छा, उसने टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट करी, उससे उसको 5 लाख रुपये मिला। अच्छा, उसने क्या करा, इंडिया में आया था जब वो, उसने 3 लाख का खर्चा करा ट्रैवल कॉस्ट पे। अच्छा, वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है, फॉर इनकम टैक्स पर्पस इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो आपको पता है 115 BBA लगता है। 115 BBA में क्या होगा, 15 लाख प्लस 16 लाख और 5 लाख कितना हो गया, 21 लाख। 21 लाख पे उसको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 21 लाख पे वो 20% टैक्स पे करेगा, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो 21 लाख का टैक्स कितना निकल के गया, 436,800। ठीक है, तो 115 BBA पड़ रखा है ना, BBA BAA नहीं, 115 BBA, जिसमें आप क्या करते हो, प्राइज मनी कमाते हो। ठीक है, या फिर आपने जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन करा है उस पर इनकम टैक्सेबल होती है, या फिर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट करी है उसकी इनकम टैक्सेबल कर दी जाती है। तो हमने कहा कि 21 लाख पे आपका टैक्स बनेगा 20% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो आपका टैक्स निकल के आएगा 4,36,800। फिर ये बोला है कि भाई क्या आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत है, तो आपने 115 BBA में पढ़ रखा है कि भाई अगर एनआर की सिर्फ और सिर्फ ओनली
ओनली ये वाली इनकम है और इस पर टीडीएस कटा हुआ है, तो आपको जो है क्या करना है, आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम अगर उसकी टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ ओनली द इनकम अराइजिंग अंडर 115 बीबीए और उस पर क्या कर रहा है, टैक्स कट रखा है। इजी है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। 115 बीबीए भी दिखा देते हैं आपको। 115 बीबीए, ये रहा 115 बीबीए, ठीक है। 115 बीबीए में ये वाली इनकम आपकी टैक्सेबल होती है। इनकम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन एनी स्पोर्ट्स इन इंडिया, एडवर्टाइजमेंट करा है, फिर कंट्रीब्यूशन करा है किसी आर्टिकल्स में। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो क्या दे रखा है। स्मिथ अ फॉरेन नेशनल एंड क्रिकेटर इंडिया में आया एज अ मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। कब आया, प्रीवियस से 2023 में आया। उसको 5 लाख मिले फॉर पार्टिसिपेशन इन मैचेस इन इंडिया। कहाँ पे टैक्सेबल होगा, 115 बीबी में 5 लाख टैक्सेबल हो गया। उसको 1 लाख मिला फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन टीवी, तो 1 लाख बेसिकली क्या होगा, टैक्सेबल हो गया, 1 लाख टैक्सेबल हो गया 115 बीबी ए में। उसने कंट्रीब्यूशन करा है आर्टिकल्स में इन द न्यूज़पेपर, जिसको उसको जो है 10,000 रुपये मिले, तो ये भी इसीलिए कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, 115 बीबीए में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, फिर उसने क्या करा, उसको जो है हॉर्स रेसिंग में प्राइस मिला कितने का, 20,000 का। 20,000 का जो है हॉर्स रेसिंग का प्राइस मिला। कहाँ पे टैक्सेबल होगा, कैजुअल इनकम है, 115 बीबी में टैक्सेबल हो जाएगा। ये रहा 20,000, जो है इसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी 115 बीबी में। इसकी टोटल करो, इसका टोटल करोगे तो आएगा 6,30,000 का। आगे क्या पूछ रहा है, इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। आ जाओ इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। तो आपको पता है कि भाई ये जो 6,10,000 की इनकम है कितने रेट पे टैक्सेबल होगी, 20% पे। ये जो कैजुअल इनकम है कितने पे टैक्सेबल होगी, 30% पे। तो देखो 6,10,000 20% पे टैक्सेबल हुई कितनी, 1,22,000। और जो ये 20,000 है वो कितने पे टैक्सेबल हुई, 30% पे टैक्सेबल हुई 6,000। टोटल करा, उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करा, तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ गया। आगे देखो क्या दे रखा है। आगे मुझे पूछ रहा है कि भाई ये वाला पॉइंट तो हो गया, क्या टीडीएस काटने की जरूरत है। हम कहेंगे बिल्कुल टीडीएस कटेगा। 115 बीबीए का टीडीएस कहाँ पे कटता है, 115 बीबीए का टीडीएस 194 ई में कटता है 20% पे। प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी अपन काटेंगे, क्योंकि ये क्या है, एनआर है। इसी तरह से कैजुअल इनकम का जो टीडीएस है वो 194 बीबी में कट जाएगा। कैजुअल इनकम का जो टीडीएस है वो 194 बीबी में कट जाएगा एट द रेट ऑफ 30% प्लस एनआर। अगर एनआर है तो उस केस में क्या होता है, जो टीडीएस की रेट होती है उसमें अपन क्या करते हैं, 4% सरचार्ज भी ऐड कर देते हैं। सॉरी, 4% सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो ऐड कर देते हैं। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऐड होता ही है। आगे देखो क्या दे रखा है, क्या उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत है। तो मैंने अभी अपने ऊपर देखा कि अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ ओनली 115 बीबीए की इनकम है और उस पर टीडीएस कटा है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने केस में क्या हो रहा है, 115 बीबीए के अलावा कैजुअल इनकम भी हो रही है। तो बेसिकली मुझे जो है टीडीएस सॉरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। तो इधर वही क्या रखा है कि भाई 115 बीबीए मुझे ये कहता है कि अगर टोटल इनकम ऑफ एनआर कंसिस्ट ऑफ ओनली, अगर 115 बीबीए की सिर्फ और सिर्फ इनकम होती और उस पर टीडीएस कट जाता तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि अपने पास 115 बीबीए की इनकम के अलावा हॉर्स रेसिंग की इनकम और है, इसलिए अपन को जो है क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी ही पड़ेगी। तो एनआर को एनआर देखो, हेंस ही वुड बी लायबल टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, उसको जो है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी ही पड़ेगी। अब एक और पॉइंट देखो क्या दे रखा है कि अगर ये जो बंदा है क्रिकेटर नहीं होता, देखो स्मिथ अगर क्रिकेटर नहीं होता क्या होता, क्रिकेटर अगर रेफरी होता, देखो मैच रेफरी होता, तो उस केस में क्या होता। तो अपन ने पढ़ रखा है कि भाई 115 बीबी जो है वो मैच रेफरी पे नहीं लगता। देखो मैच रेफरी एंड अंपायर पे नहीं लगता। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली सिंपल सी बात ये है कि जो 6,10,000 की इनकम है ना, ये जो 6,10,000 की इनकम है इस पर 115 बी ए नहीं लगेगा। क्या लगेगा, नॉर्मल टैक्स रेट्स लगेगी, नॉर्मल स्लैब रेट्स लगेगी। क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई ये जो है 115 बीएससी लेके बैठा है, 115 बैक लेके बैठा है, तो 115 बीएससी की जो नॉर्मल स्लैब रेट्स है वो 6,10,000 पे लग जाएगी। और बाकी इस 20% पे तो 30% जो है जो टैक्स रेट लगती है कैजुअल इनकम की वो तो लगेगी ही। तो देखो 6,10,000 पे अपन ने क्या करा, नॉर्मल स्लैब रेट्स लगा दिए 3 लाख तक एग्जाम, 3 लाख से 6 लाख 5% और 6 लाख से 9 लाख पे कितना होता है 10%। तो इसकी मेरी जो है टोटल इनकम कितनी निकल के आई, 16,000। जो मेरी कैजुअल इनकम थी उस पर 30% कितना निकला, 6,000। टोटल करा तो कितना हो गया, 22,000। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ गया 22,880। ईजी है ना। अगेन 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 आपको प्रोविजंस एक बार पता होना चाहिए ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो ही आपको जो है ये जो क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस बैच है अच्छे से समझ में आएगा, राइट। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई क्या करो, आप क्वेश्चंस करने से पहले एक बार क्विकली अपने जो भी कॉन्सेप्ट है आपके पास कॉन्सेप्ट बुक है उसको रिवाइज कर लो। अदरवाइज मैंने यूट्यूब पे जो है रिवीजन वीडियोस भी डाल रखी है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। आगे देखो क्या दे रखा है, पीयूष करके जो बंदा है वो इंडिया में रिटर्न आता है, वो रिटर्न टू इंडिया ऑन 12 जून 2023 को, 12 जून 2023 को परमानेंटली इंडिया में रहने आ जाता है। आफ्टर अ स्टे ऑफ अबाउट 20 ईयर्स इन यूके, मतलब बेसिकली जो यूके है उधर वो 20 साल रहा और उसके बाद जो है 12 जून 2023 में इंडिया में रहने आ गया। आगे देखो क्या दे रखा है, प्रोवाइड्स द सोर्सेज ऑफ इस वेरियस इनकम। अपने को ये बताना है कि भाई ये इनकम जो इनने कमाई है ये इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो पीयूष करके बंदा है ये इंडिया में रहने आ गया, परमानेंटली रहने आ गया, ठीक है। करंट ईयर में जो है बेसिकली कब रहने आया, 12 जून 2023 को रहने आ गया, राइट। तो 12 जून 2023 से अगर 31/3/2024 करोगे मतलब 182 डेज से ज़्यादा तो रह लिया ये। इसका मतलब क्या हो गया कि रेसिडेंट तो हो गया। क्या हो गया, रेसिडेंट तो हो गया। अब सवाल आता है कि भाई ये रेसिडेंट तो बन गया, ये आर ओ आर है या फिर आर बी एन ओ आर है। तो रेसिडेंट तो हो गया, अब हम चेक करेंगे कि भाई ये आर ओ आर है या फिर आर बी एन ओ आर है। तो सीधी सी बात है, तो आर बी एन ओ आर है। क्यों आर बी एन ओ आर है, क्योंकि इससे 20 साल पहले तो वो कहाँ पे रहा है, इससे 20 साल पहले तो बेसिकली
20 साल पहले तो वो कहाँ पे रह चुका है, इससे 20 साल पहले तो वो जो यूके में रह चुका है, तो ROR की जो कंडीशन होती है, जो दोनों कंडीशन होती है, वो तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं कि भाई पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट हो, वो तो बेचारा 20 साल से यूके में बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, वो RBNOR है। अच्छा, RBNOR की अपन इनकम, अब RBNOR की अपन इनकम क्या करेंगे, इंडिया में देखेंगे भाई टैक्सेबल हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको पता है कि भाई RBNOR की बस एक ही इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है, वो कौन सी इनकम, जो उसने बाहर कमाई है, बाहर ही रिसीव करी है। अब देखो, इन लोगों ने सबसे पहले वही एक्सप्लेन करा कि भाई ये क्या है, तो अपन ने बता दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये भाई क्या है, RBNOR है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब अपन देखेंगे कि भाई इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं है। पहली इनकम पढ़ो क्या दे रखी है, इनकम ऑफ रेंट ऑफ फ्लैट इन लंडन। तो लंदन में एक फ्लैट था, उससे इसको रेंट मिला है, विच वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, जो हमने उधर ही जमा करा दिया है। द फ्लैट वॉज गिवन ऑन रेंट बाय हिम आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया, मतलब बेसिकली वो इंडिया में आया, फिर उसने जो यूएसए में या फिर लंदन में जो फ्लैट था उसको क्या करा, रेंट पे दे दिया। इनकम बाहर अर्न करिए, बाहर ही उसको रिसीव करिए, तो इसका मतलब ये है RBNOR के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। तो देखो क्या दे रखा है, नॉट टैक्सेबल, शेल नॉट बी टैक्सेबल, क्योंकि बोथ अक्रूवल एंड रिसिप्ट बाहर हुआ है, ठीक है। डिविडेंड ऑन द शेयर्स ऑफ 3 जर्मन कंपनीज विच आर बीइंग कलेक्टेड इन अ बैंक अकाउंट इन लंदन। तो जर्मनी की कंपनी से उसको 3 डिविडेंड मिले हैं। अच्छा, जर्मनी की 3 कंपनी से उसको डिविडेंड मिले हैं, जो उसने उधर ही बैंक अकाउंट में क्या करें, डिपॉजिट करा लिए हैं। ही प्रपोजेस टू कीप द डिविडेंड ऑन शेयर्स इन लंदन विद द परमिशन ऑफ RBI। तो सीधी सी बात है, इनकम बाहर कमाई है, बाहर ही आपने रिसीव कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये भी टैक्सेबल नहीं होगी। देखो दे रखा है नॉट टैक्सेबल। फिर देखो आगे क्या क्या रखा है, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर व्हेन ही वाज NR। पिछले साल में जब वो NR था, उसने क्या करा था, उसने जो है 1000 शेयर्स बेचे थे। ही हैड सोल्ड 1000 शेयर्स विच वर एक्वायर्ड बाय हिम इन ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो जब वो NR था, उसने जो है 1000 शेयर्स बेचे थे। अच्छा, उसने एक्वायर कैसे करे थे, मतलब बेचे हैं तो पहले उसने एक्वायर भी करे होंगे। उसने एक्वायर करे थे ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में। अच्छा, करंट ईयर में वो क्या कर रहा है, करंट ईयर में वो जो सेल प्रोसीड्स थी ना, जो उसने पैसा कमाया, वो इंडिया में रीपेट्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंडिया में रीपेट्रिएट कर रहा है। तो अपन ने पढ़ रखा है कि भाई पास्ट फॉरेन इनकम अगर आप इंडिया में क्या करते हो, अगर आप इंडिया में वापस लेके आते हो, पास्ट फॉरेन इनकम अगर आप इंडिया में लेके आते हो, तो उस केस में आपको जो है टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो अपने पिछले साल इनकम कमाई थी, पिछले साल अपन ने इनकम कमाई थी, तो पिछले साल हो गया होगा, पिछले साल चेक कर लिया था हमने कि भाई उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। करंट में आप रिपेट्रिएट कर रहे हो, कमा नहीं रहे हो, लेके आ रहे हो, रेमिटेंस कर रहे हो, रिपेट्रिएट कर रहे हो। तो रिपेट्रिएट करते हो तो आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होती। तो अगेन देखो वही दे रखा है, repatriation of the sale proceeds of 1000 shares sold in the preceding accounting year, जब वो NR था, is not taxable in current year, क्योंकि it is not the income of the previous year 23-24। करंट ईयर की इनकम है ही नहीं, प्रीवियस ईयर की इनकम थी, प्रीवियस ईयर में एसेस कर लिया होगा, प्रीवियस ईयर में सरकार ने ये देख लिया होगा कि भाई इस बंदे को इस शेयर पे टैक्स पे करना है कि नहीं करना है, अकॉर्डिंगली उसने डिसीजन दे दिया होगा। करंट में तो आप बस रेमिट करो, रिपेट्रिएट करो, तो उस केस में जो है बेसिकली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। फिर देखो क्या दे रखा है, ये जो भाई साहब हैं, इसके 2 बच्चे हैं, इसके 2 बेटे हैं, एक 12 साल का है और एक 19 साल का है। इसका मतलब क्या है, ये माइनर है और ये क्या है, माइनर नहीं है, ये मेजर है। तो एक माइनर है, एक मेजर है। बोथ हिज सन्स स्टेइंग इन लंदन, दोनों कहाँ रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, एंड इंडिया में नहीं आए हैं। ईच ऑफ हिज सन्स इज हैविंग इनकम ऑफ 75,000 इन यूके इन फॉरेन करेंसी। अब मुझे एक बताओ, 2 बच्चों को जो है 75,000 की इनकम हुई है फॉरेन करेंसी में, यूके में इनकम हुई है, तो ये तो इंडिया में टैक्सेबल है ही नहीं, बाहर कमाई है, बाहर रिसीव हुई है। लेकिन देखो, जो 20,000 की इनकम है वो इंडिया में इसने क्या कमाई है, इंडिया में जो है इनकम कमाई है। तो ईच ऑफ हिज सन्स इज हैविंग इनकम ऑफ 75,000 इन यूके इन फॉरेन करेंसी नॉट रिसीव्ड इन इंडिया एंड ऑफ 20,000 इन इंडिया, मतलब 20,000 जो है बेसिकली इंडिया में रिसीव कर लिया है इन लोगों ने, ठीक है। नॉट रिसीव्ड इन इंडिया एंड ऑफ 20,000 इन इंडिया, मतलब बेसिकली ये जो दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे जो हैं, गिव मी अ सेकंड। आहों को दे आंसू की जो आदतें पड़ी है ऐसी, हूँ अब मैं थोड़ा और। ओके डन। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस भाई साहब के 2 बच्चे थे, एक माइनर एक मेजर, दोनों ने जो है यूके में 75,000 की इनकम कमाई है, दोनों ने इंडिया में कितनी की इनकम कमाई है, 20,000 की इनकम कमाई है। अब आपको एक चीज पता है कि भाई क्लबिंग प्रोविजंस किसके किसके में अप्लाई होते हैं, माइनर के केस में अप्लाई होते हैं। अपन किसकी इनकम निकाल रहे हैं, अपन बेसिकली इनकम निकाल रहे हैं पीयूष भाई साहब की। तो ये जो मेजर सन ने जो इनकम कमाई है 20,000, वो तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, वो तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन ये जो माइनर ने 20,000 की इनकम कमाई है, माइनर ने जो 20,000 की इनकम कमाई है, वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी, वो बेसिकली पीयूष की इनकम में ऐड कर दी जाएगी। क्यों ऐड कर दी जाएगी, क्योंकि ये बंदा माइनर है। और 64(1)(a) के अकॉर्डिंग, 64(1)(a) के अकॉर्डिंग जो भी माइनर को इनकम हो रही है वो क्लब कर दी जाती है, लेकिन 1500% का आपको डिडक्शन दे दिया जाता है। तो अपन क्या बताएंगे, अपन ये बताएंगे कि भाई जो मेजर ने इनकम कमाई है, जो मेजर ने इनकम कमाई है वो तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, जो माइनर ने इनकम कमाई है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी, वो बेसिकली पीयूष के हाथ में क्लब कर दी जाएगी। और ये जो 75,000 दोनों बच्चों ने इनकम कमाई है, ये जो 75,000 दोनों बच्चों ने इनकम कमाई है, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो बाहर अर्न करी थी, बाहर ही रिसीव हुई है।
तो बेसिकली होगा क्या कि जो 20,000 रुपये माइनर इनकम कमाई है वो अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और 1500 का आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा, 1500 का पर चाइल्ड का आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाता है। तो आपकी 18,500 की क्या हो गई, इनकम हो गई। ऑल राइट। अच्छा, सिंस द अदर सन इज मेजर, हिज इनकम इज नॉट इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ पीयूष। तो मेजर सन की जो इनकम है वो तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, पीयूष के हाथ में तो टैक्सेबल होगी नहीं। इजी था। आगे बढ़ें। आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बता रखा है, मिस्टर डेविड ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन है, सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया। उसको हमने कहाँ भेज दिया, इंडियन एम्बेसी भेज दिया कनाडा में। उसको जो है हमने कनाडा में भेज दिया, बोला कि भाई जो कनाडा में इंडियन एम्बेसी है उधर जाके आप काम करो। कब भेजा, 31/3/2023 को भेजा, मतलब करंट ईयर अपना क्या है 23-24 से। करंट ईयर में जो है उसने फॉलोइंग इनकम आई है। करंट ईयर में वो जो है इंडिया में विजिट करने नहीं आता है, तो करंट ईयर में उसका जो स्टे है वो जीरो है। इसका मतलब क्या है कि वो नॉन रेसिडेंट है। उसने सैलरी इनकम कमाई है 5 लाख की। तो आपको पता है कि भाई अगर इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इंडियन सिटीजन को जो बाहर सर्विसेज दे रहा है उसको कोई सैलरी देती है, तो वो इनकम डीम टू अक्रू और राइज इंडिया मानी जाती है। उस पर उसको क्या करना पड़ेगा, उस पर जो है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, फॉरेन अलाउंस आपको पता है कि भाई 1047 में क्या होता है, बेसिकली जो फॉरेन अलाउंसेज होते हैं, अलाउंसेज और परक्यूजर होते हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड करती है, वो होते हैं एग्जेम्प्ट 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 एग्जेम्प्ट। तो ये तो क्या होगा, ये तो बेसिकली मेरे होगा एग्जेम्प्ट। अब देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम बैंक इन इंडिया, ये एनआर है। एनआर को क्या मिली है, एनआर को जो है इंटरेस्ट मिला है एफडी पे जो उसने इंडिया में करा रखी है, तो क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो करंट में बेसिकली वो एनआर है ना, करंट में बेसिकली वो एनआर है, क्योंकि वो इंडिया में तो रहने आया ही नहीं, बेसिकली इंडिया में एक भी दिन रहा नहीं, ठीक है। फिर देखो इस बंदे को क्या हुई है, कंट्री एक्स एग्रीकल्चर इनकम हुई है, कंट्री एक्स में हाउस प्रॉपर्टी इनकम हुई है, तो वो तो इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये बंदा क्या है, एनआर है करंट ईयर में। देखो क्या दे रखा है, 31/1/2023, मतलब पिछले साल के आखिरी दिन में भग गया था। और करंट ईयर में, करंट ईयर क्या है मेरा 23-24 से, करंट ईयर में वो इंडिया में रहने नहीं आया, ही डिड नॉट विजिट इंडिया, इंडिया में विजिट करने नहीं आया। अब उसकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, हमने ग्रॉस टोटल इनकम निकाल दी, 5 लाख और 1 लाख 6 लाख। और जो मैंने आपको समझाया वही दे रखा है कि भाई सैलरी टैक्सेबल होती है। अच्छा, मैंने 1047 बोल दिया था, 1047 ये 10(7) है, ठीक है। मेरे मुंह से 1047 निकल गया था, इट इज नॉट 1047, इट इज 10(7)(7). इजी। ऑल राइट, आगे बढ़े अपन। आसान क्वेश्चन है ना। यस बड़ी। अब देखो क्या दे रखा है, मिस्टर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मिस्टर ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो यूएसए भग गया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कब भगा, 1/5/2023 में भग गया। तो करंट ईयर में क्या हो गया, वो करंट ईयर में बेसिकली वो एनआर हो गया, क्योंकि करंट ईयर में बेसिकली वो क्या हो गया, करंट ईयर में बेसिकली वो एनआर हो गया। कहाँ गया। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मिस्टर ए फॉर एप्पल, इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए भाग गया, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए क्या हो गया, भाग गया। कब भागा, 1/5/2023 में भागा। तो आपने कंडीशन पढ़ रखी है किसकी, रेसिडेंशियल की, रेसिडेंट की कंडीशन पढ़ रखी है कि भाई अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज आउटसाइड इंडिया, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होती है। अब वो चेक करा देते हैं। कम ऑन बड़ी, कम ऑन बड़ी। ये रहा। अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब मुझे ये चेक करना है कि करंट ईयर में वो क्या 182 दिन रहा। तो करंट ईयर में अगर आप देखोगे वो तो जो है 1/5/2023 को ही भग गया, तो इसका मतलब है कि भाई 182 डेज से कम रहा। अच्छा, आप देखो क्या दे रखा है, उसके बाद वो इंडिया में विजिट करने नहीं आया, इसके बाद वो इंडिया में विजिट करने नहीं आया। अब आगे बढ़ो, देखो क्या दे रखा है, मिस्टर ए ने पैसा बोरो करा था अपने फ्रेंड से, मिस्टर बी से, वो भी इंडिया को छोड़ के भाग गया था। देखो वो भी इंडिया को छोड़ के भाग गया था एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए 1 वीक बिफोर मिस्टर ए का डिपार्चर। तो मिस्टर ए के डिपार्चर से पहले मिस्टर बी क्या कर गया था, भग गया था। मतलब मिस्टर बी भी क्या है, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों क्या है, नॉन रेसिडेंट है। लेकिन 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 देखो क्या दे रखा है, मिस्टर ए ने क्या करा, पैसा बोरो करा था मिस्टर बी से, 10 लाख का पैसा बोरो करा था, और उसने क्या करे, उसने जो है इंडियन शेयर्स खरीद लिए थे, उसने जो है शेयर्स खरीद लिए थे इन एक्स लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। तो मुझे बताओ दोनों क्या है, करंट ईयर में एनआर है। दोनों जो है करंट ईयर में क्या है, एनआर है। करंट ईयर में जो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। करंट ईयर में ए क्या कर रहा है, मिस्टर बी को जो है इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है। अच्छा, इसने लोन क्यों लिया था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन किस बात का लिया था, देखो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लिया था फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग द शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। अच्छा, आपको एक बार क्विकली प्रोविजन रिवाइज कराता हूँ, तभी आपको जो है ये चीज समझ में आएगी कि भाई इंटरेस्ट इनकम कैसे टैक्सेबल होती है। ये रही कि भाई किसी अगर नॉन रेसिडेंट को, किसी नॉन रेसिडेंट को अगर इंटरेस्ट इनकम मिली किसी नॉन रेसिडेंट से, तो जिस नॉन रेसिडेंट को इनकम मिल रही है वो इंडिया में टैक्सेबल कब मानी जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल तब मानी जाएगी जब ये नॉन रेसिडेंट है, जब जो नॉन रेसिडेंट है जिसने बेसिकली क्या करा था, जिसने बेसिकली लोन लिया था, वो क्या कर रहा है, लोन से बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है इंडिया में। वापस समझना, मैंने आपको बताया कि भाई अगर ए ने जो है बी से लोन लिया है, ए ने जो बी से लोन लिया है, ए ने इसको ब्याज पे करा है, तो बेसिकली इस एनआर की इनकम बोले तो इस एनआर को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंडिया में टैक्सेबल कब होता है,
वो इंडिया में टैक्सेबल तब होता है जब इसने जो लोन दिया था, वो ये वाला एनआर जिसने लोन लिया है, वो उस लोन को यूटिलाइज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया, तभी जो है बी के हाथ में जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो टैक्सेबल मानी जाएगी। अपने केस में क्या हो रहा है, अपने केस में ये हो रहा है कि भाई बी ने ए को लोन दिया, ए ने क्या करा, उससे शेयर्स खरीद लिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है किसको, जो इंटरेस्ट मिल रहा है बी को, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। और मैंने आपको बता दिया, देखो ये रहा कि भाई किसी एनआर को अगर इंटरेस्ट इनकम हो रही है, किससे हो रही है, किसी दूसरे एनआर से हो रही है, जो क्या कर रहा है, जो बेसिकली बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है इंडिया में, जिस जो पैसा उसने बोरो करा था उससे। तो मैंने आपको लॉजिकली बता दिया, मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि भाई ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो आपको पहले समझाना पड़ेगा कि भाई रेसिडेंट की कंडीशंस क्या होती है, अपने देख लिया 1 2 डेज 60 डेज और पिछले 4 साल में एटलीस्ट 365 डेज। फिर आपको ये बताना है कि भाई इन लोगों पे ये वाली फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन ये अप्लाई होगी, दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। फिर आपको जो अपन ने इंटरेस्ट वाला प्रोविजन पढ़ा मैंने आपको उधर समझाया, और अकॉर्डिंगली आप क्या डिसीजन दोगे, अकॉर्डिंगली ये डिसीजन दोगे कि बी को जो इंटरेस्ट इनकम मिल रही है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। तो एनआर टैक्सेशन जो है ना बहुत आसान है। शर्त यह है कि आपने चीज़ों को खुले दिमाग से समझा है। रट के जाओगे पगला जाओगे, रट के मत जाना, समझ के जाना, राइट। और एनआर टैक्सेशन मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इंडिया में जो सीए बनते हैं ना, इंडिया में जितने भी लोग सीए बनते हैं उसमें से 1 या 5% ऐसे लोग हैं जिनको इंटरनेशनल टैक्सेशन ढंग से आता है। तो अगर आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत अच्छी तरह आता है, इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हो? बिकॉज होता ये है कि जो आप बिग फोर्स में या फिर एमएनसी में क्या करते हो, जॉब लेते हो, तो उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की नॉलेज नहीं है, पीजीपी की इनकम निकाल रहे हो, हॉस्पिटल की इनकम निकाल रहे हो, सैलरी की इनकम निकाल रहे हो, मतलब आप बहुत नॉलेज में अपनी नॉलेज को बहुत कम करके बैठे हो। ठीक है, तो अगर आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन की अच्छी नॉलेज है, इसका मतलब ये है कि भाई आप जो है ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो इन कंपेरिजन टू दोज पीपल जो इंटरनेशनल टैक्सेशन से डरते हैं या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन की नॉलेज नहीं रखते। ऑलराइट गाइस, बहुत ज्ञान हो गया, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। वो क्या दे रखा है, जेजे लिमिटेड एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑस्ट्रेलिया हैज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद केके लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी फॉर रेंडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू द लेटर। बोले तो जेजे लिमिटेड एफटीएस की सर्विस देगी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज किसको देगी, केके लिमिटेड को देगी, फॉर सेटिंग अप अ फर्टिलाइजर प्लांट इन ओडिशा। तो आपको पता है कि भाई अगर कोई नॉन रेसिडेंट क्या करता है, एफटीएस सर्विसेज देता है किसको, किसी रेसिडेंट को, और जो सर्विसेज दी जा रही है वो कहाँ पर यूटिलाइज करी जा रही है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया। तो जो भी उसको इनकम मिल रही है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई पेमेंट बाहर हुआ है, सर्विसेज बाहर दी गई है। अच्छा, जिसको सर्विसेज दी गई है वो इंडिया में है कि नहीं है। अब देखो क्या हो रखा है, एज पर द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के बेसिस पे जो जेजे लिमिटेड है, जो जेजे लिमिटेड है रेंडर, उसने क्या करी, उसने जो है कुछ सर्विसेज रेंडर करी बाहर, कुछ सर्विसेज रेंडर करी इंडिया में, और उसको जो है 1 करोड़ की फीस मिली और 1.5 करोड़ की फीस मिली रिस्पेक्टिवली। तो उसने जो सर्विसेज बाहर रेंडर करी है उसकी फीस मिली 1 करोड़, जो सर्विसेज इंडिया में रेंडर करी है उसकी सर्विसेज मिली है कितनी, 1.5 करोड़ की। लेकिन आपको पता है कि ये सर्विसेज यूटिलाइज कहाँ पर हो रही है, फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट्स इन इंडिया। तो इसका मतलब ये कि भाई दोनों जो 2.5 करोड़ की इनकम है इंडिया में टैक्सेबल होगी, क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। जे भाई साहब बोलते हैं कि जो सर्विसेज मैंने इंडिया के बाहर रेंडर करी है 1 करोड़ की, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। आप बताओ टैक्सेबल नहीं है क्या? हम बोलेंगे चल बुड़बक, जाके इंटरनेशनल टैक्सेशन की प्रोविजन समझ। नहीं समझ रखा तो जाके क्या कर, तू क्वेश्चन नंबर 18 कर दे रोहन के प्रैक्टिस बैच का, तुझे समझ में आ जाएगा कि भाई जो तेरी इनकम है, जो तेरी 1 करोड़ की इनकम है वो क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो आप ये किसको बोलोगे, आप ये जो है सेंटेंस जे लिमिटेड को बोलोगे। तो आप पहले बताओगे कि भाई एफटीएस इंडिया में टैक्सेबल होती है, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। ठीक है, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई आपने सर्विसेज बाहर रेंडर करी है, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई पैसा आपने बाहर करा है, या दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई जो एनआर है उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि भाई द व्यू ऑफ जेजे लिमिटेड जो है, द व्यू ऑफ जेजे लिमिटेड कि भाई इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, वो क्या है, नॉट करेक्ट है, मतलब बेसिकली इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। और जो मैंने आपको बताया वही लोगों ने दे रखा है, पढ़ाऊँ आपको, देखो पढ़ते हैं। इनकम बाय वे ऑफ एफटीएस फ्रॉम सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन इंडिया would be deemed to accrue or rise in India under section this in case of NR and be included in total income whether or not such services were rendered in India। इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपने इंडिया में सर्विस रेंडर करी है कि नहीं करी है। अकॉर्डिंगली इसने क्या करा, करंट केस एक्सप्लेन कर दिया और बता दिया भाई इंडिया में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। एफटीएस वाला प्रोविजन, एफटीएस वाला प्रोविजन देखो, ये रहा आपका एफटीएस का प्रोविजन, ये रहा आपका एफटीएस का प्रोविजन कि अगर कोई एनआर एफटीएस की सर्विस दे रहा है किसी रेसिडेंट को फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग बिजनेस प्रोविजन इंडिया या फिर फॉर द पर्पस ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया, तो क्या होगा, इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, फिर आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी बताया था, देखो ये रहा एक्सप्लेनेशन भी अपन ने पढ़ा था कि भाई रॉयल्टी और एफटीएस टैक्सेबल होगी इंडिया में इवन इफ, देखो इवन इफ, अच्छा सॉरी, रॉयल्टी और एफटीएस टैक्सेबल होगी इफ नो हाउ कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है। इवन इफ नो हाउ इज डिलीवर्ड आउटसाइड इंडिया, या फिर पेमेंट हमने बाहर करा है, या फिर एनआर या फॉरेन कंपनी का इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है कि नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर सर्विसेज इंडिया में यूटिलाइज हो रही है तो क्या होगा, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा किसको, एनआर को।
समझ में आ गई कहानी, आगे बढ़े। अच्छा चलो क्वेश्चन 19 पे आ जाते हैं, देखो क्या दे रखा है। एग्जामिन विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट अंडर सेक्शन 9। अमाउंट पेड बाय सरकार फॉर द यूज ऑफ पेटेंट डेवलप्ड बाय मिस्टर, तो आपने पढ़ रखा है कोई पेटेंट के लिए अगर आप पेमेंट करते हो तो इसका मतलब क्या है, आपने रॉयल्टी का पेमेंट करा है, ठीक है। तो अगर आपने पेटेंट को यूज करने के लिए कोई पेमेंट करा है, किसने पेमेंट करा है, सरकार ने पेमेंट करा है, किसको पेमेंट करा है, एनआर को पेमेंट करा है, बताओ इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, आ जाओ प्रोविजन बता देते हैं आपको। ये रहा, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गई, रॉयल्टी कहाँ है, ये रही रॉयल्टी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी अगर किसने पे करी है, अगर सरकार ने जो है एनआर को रॉयल्टी पे करी है तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो अपने केस में वही हो रहा है कि भाई एनआर ने क्या करा है, एनआर ने जो है सर्विसेज दी है सरकार को, सरकार क्या करी है, पेटेंट, पेटेंट के लिए पैसा दे रही है किसको, एनआर को, तो क्या होगा, इंडिया में टैक्सेबल होगा। और रॉयल्टी की डेफिनेशन मैंने पेटेंट भी देखा था, अगर आपको रॉयल्टी की डेफिनेशन दिखाएं, देखो ये रॉयल्टी की डेफिनेशन है, इसमें देख लेना, पेटेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ गया पेटेंट, आगे बढ़ो। अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स इन मुंबई engaged a barrister in UK for arguing a case before the Supreme Court of India। तो बेसिकली इंडिया की एक फर्म है, ठीक है, इंडिया की एक फर्म है, उसने क्या करा, यूके के एक एडवोकेट को पकड़ा और उसको बोला, उसको क्या बोला कि भाई तू इंडिया में क्या कर, तू इंडिया में आके केस लड़। अच्छा 5,000 का पेमेंट उसको करा गया एज पर द प्रोफेशनल एंगेजमेंट, तो सीधी सी बात है भाई जो उसने सर्विसेज दी वो तो इंडिया में दी है, तो इंडिया में तो टैक्सेबल हो ही जाएगी, कोई दो राय है नहीं। तो ऑल द इनकम accruing or arising whether directly or indirectly through or from any business connection in India is deemed to accrue or arise in India। In this case, there was a professional connection between the firm of solicitor in Mumbai and the barrister। The expression business includes not only trade and manufacture, it also includes profession as well। Therefore, the existence of professional connection amounts to existence of business connection under 911। It was so held by the Supreme Court, hence the amount of 5,000 paid to the barrister of UK as per the terms of the professional engagement constitute business constitutes income which is deemed to accrue or arise in India। तो सीधी सी बात है कि जो बेसिकली आपने क्या करा है, आपने इंडिया में आके केस लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में आके अपने केस लड़ा है, तो मतलब बेसिकली आपने सर्विसेज इंडिया में दी है, आपने सर्विस इंडिया में दी है, तो क्या हो जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। खोपड़ी खोल के रखना भैया, अरे भैया अपनी खोपड़ी खोल के रखना। ये वाला पॉइंट देखो क्या दे रखा है। साई इंजीनियरिंग अ नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी एक इंडियन कंपनी के साथ अग्रीमेंट करती है, कब करती है, करंट ईयर में करती है 25/6/2023 को, और उसको क्या मिल रहा है, देखो उसको मिल रहा है वॉज इन द रिसिट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% डिबेंचर्स, उसको जो है डिबेंचर्स पे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा, और डिबेंचर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 20 लाख है, और इशू करे थे डिबेंचर्स बाय द इंडियन कंपनी इन कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ विच इज यूटिलाइज इन मुंबई विच इज यूटिलाइज इन इंडिया। आप समझना, ये इंडियन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी ने एफटीएस की सर्विसेज दी, इंडियन कंपनी ने क्या करा, इसको डिबेंचर्स इशू करके दे दिए 20 लाख के। अच्छा, इस डिबेंचर पे जो है इसको क्या मिल रहा है, इस डिबेंचर पे जो है इसको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताना, अपने चीज़ पर रखी भाई, फॉरेन कंपनी अगर क्या करिए एफटीएस की सर्विसेज दे रही है और वो इंडिया में यूटिलाइज हो रही है, तो क्या होगा, इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। अच्छा, इंडियन कंपनी को क्या करना था, इंडियन कंपनी को उसको पैसा देना था, इंडियन कंपनी को जो है फॉरेन कंपनी को पैसा देना था, पैसा देने की बजाय उसने जो है 20 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए, तो सीधी सी बात है जो फॉरेन कंपनी है उसके हाथ में क्या हो जाएगा, 20 लाख जो है एफटीएस के नाम पे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो फॉरेन कंपनी को ब्याज मिल रहा है, जो फॉरेन कंपनी को ब्याज मिल रहा है वो कौन सी कंपनी के डिवेंचर से मिल रहा है, इंडियन कंपनी के डिवेंचर से मिला है, तो सीधी सी बात है वो तो इंडिया में वैसे भी टैक्सेबल होगा ही, क्योंकि इंडियन कंपनी की जो इंटरेस्ट मिल रही है किसको, इंडियन कंपनी से जो इंटरेस्ट मिल रही है किसको किसको किसको, फॉरेन कंपनी को, तो इंडियन कंपनी तो इंडिया में है ना, तो ये माना जाएगा कि भाई फॉरेन कंपनी है उसने इंटरेस्ट कमाया है इंडियन कंपनी से, और इंडियन कंपनी कहाँ पर है, इंडिया में, इसका मतलब ये है कि आपने इनकम कहाँ अर्न करी है, इंडिया में अर्न करी है। तो हमने वही बकवास करी, हमने वही सारी चीज़ें बताई, हमने ये बताया कि जो आपका 20 लाख है वो क्या है, फॉर एफटीएस है, जो आपका 20 लाख है वो फीस है फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, वो क्या हो जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। जो आपको ब्याज मिल रहा है, जो आपको ब्याज मिल रहा है, देखो फर्दर एज पर 914 इनकम बाय ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय अ पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया, देयरफॉर इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिबेंचर्स ऑफ द इंडियन कंपनी इज डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ साई इंजीनियरिंग बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 915 हेंस इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़े। तो हमने दोनों चीज देख ली कि भाई जो एफटीएस है, एफटीएस की इनकम इंडिया में तो टैक्सेबल होगी ही। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो अपना डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। अब सीधी सी बात है, डिबेंचर्स कौन से, इंडियन कंपनी के डिबेंचर्स है, तो अगर इंडियन कंपनी के डिबेंचर्स पे एनआर को क्या मिल रहा है, एनआर को इंटरेस्ट मिला, तो वो तो सीधी सी बात है इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो तो ये माना जाएगा कि भाई आपने इनकम इंडिया से अर्न करी है, राइट। तो डिबेंचर्स कहाँ के, इंडियन कंपनी के हैं, इंटरेस्ट किससे मिल रहा है, डिबेंचर्स से मिल रहा है, तो इनकम कहाँ पे अर्न करी है, ऑफकोर्स आपने जो है इंडिया में अर्न करी है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका। एक नॉन रेसिडेंट जर्मन कंपनी है जिसका इंडिया में पी नहीं है, दिस डज नॉट हैव पी इन इंडिया,
एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ क्लरिकल वर्क इन इंडिया। तो बेसिकली एक नॉन रेसिडेंट जर्मन कंपनी है जिसका इंडिया में क्या नहीं है, पी नहीं है, उसने क्या करा है, उसने बेसिकली एक अग्रीमेंट करा है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ क्लरिकल वर्क इन इंडिया। अब देखो क्या दे रखा है, सेपरेट पेमेंट्स वर मेड टुवर्ड्स ड्राइंग्स एंड डिजाइंस विच आर डिस्क्राइब्ड एज इंजीनियरिंग फी। अच्छा, ड्राइंग एंड डिजाइन क्या होता है, एफटीएस ही होता है। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में अपने पढ़ रखा है। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में अगर आपने देखा होगा तो देखो ये रहा, एफटीएस की डेफिनेशन आप पढ़ते हो कि भाई पेमेंट टुवर्ड्स, एफटीएस की सर्विसेज में आप क्या पढ़ते हो कि भाई पेमेंट टुवर्ड्स ड्राइंग्स एंड डिजाइंस को भी अपन क्या कहते हैं, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ही कहते हैं। तो भाई ने जो अपनी जर्मन कंपनी उसने क्या करा है, इंडिया में आके इलेक्ट्रिकल वर्क करा है, आपने उसको पेमेंट करें और क्या नाम दिखाया है, आपने उसका नाम दिखाया है इंजीनियरिंग फी। तो सीधी सी बात है, हमने ड्राइंग एंड डिजाइन के रिस्पेक्ट में पेमेंट करा है तो क्या माना जाएगा, एफटीएस माना जाएगा। एसएससी जो जर्मनी कंपनी को बोलती है कि भाई सच बिजनेस प्रॉफिट शुड बी टैक्सेबल इन जर्मनी एज देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 911। तो देखो हम सीधी सी बात उसको कहेंगे कि भाई देख बेटा, तूने क्या करा है, तूने जो है एफटीएस की सर्विसेज दी है, इंडिया में दी है, तो इंडिया में तो वैसे भी टैक्सेबल हो जाएगी, बिजनेस कनेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने एफटीएस की डेफिनेशन पढ़ रखी है, एफटीएस की डेफिनेशन अपन ने क्या कर रखी है, पढ़ रखी है। और एफटीएस की डेफिनेशन अपन ने क्या देखा है कि भाई अगर आप ड्राइंग एंड डिजाइन का पेमेंट करते हो उसको भी एफटीएस माना जाता है। फिर को साफ साफ इन लोगों ने बता रखा है कि भाई एफटीएस की सर्विसेज इंडिया में क्या गई है, दी गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो है इंडिया से इनकम अर्न करी है, इंडिया में क्या हो जाएगी, आपकी इनकम टैक्सेबल मान ली जाएगी। देखो एफटीएस इज टैक्सेबल, एफटीएस क्या होगी, टैक्सेबल अंडर 917। इन दिस केस सेपरेट पेमेंट्स टुवर्ड्स ड्राइंग्स एंड डिजाइंस आर इन द नेचर ऑफ एफटीएस एंड देयरफॉर टैक्सेबल इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ 917 सिंस द सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड, since the services are utilized for the execution of electrical work in India। तो सर्विसेज आर यूटिलाइज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इन इंडिया, मतलब इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन बेसिकली जो है इंडिया में टैक्स पे कर देंगे। एंड अगेन वही बात करते हैं अपन कि भाई अगर आपने जो है सर्विसेज इंडिया में यूटिलाइज करी है तो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई आपने सर्विसेज बाहर दी थी, बाहर पेमेंट करा था, या फिर एनआर का इंडिया में प्लेस ऑफ रेसिडेंस है कि नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन लोगों ने समझा दिया। इजी है ना गाइस, इजी पीजी इजी पीजी। ओके आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दे रखा है, दैट एन अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया में आता है किसके लिए, फर्स्ट टाइम आता है, कब आता है, जून 17 2023 को आता है। और इंडिया छोड़ के कब भाग जाता है, इंडिया छोड़ के भाग जाता है 29 सितंबर 2023 में, ठीक है। उसका अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। तो जेट एंड अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई अपने को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है। देखो 17 जून को आया, 29 सितंबर को चला गया, तो 17 जून से लेके 29 सितंबर दोनों को इंक्लूड करते हुए अगर आप देखोगे तो आपका 105 दिन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि भाई करंट ईयर में क्या हो गया, ये नॉन रेसिडेंट हो गया, सिंपल। अब देखो क्या बोल रहा है कि आपका क्या आंसर चेंज होता अगर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसकी टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज 16 लाख है, तो हम कहेंगे कि भाई इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाती, ये आरबीएनआर मान लिया जाता। बट कंडीशन ये कि भाई करंट ईयर में 120 दिन रहा और उसके पिछले 4 साल में 365 दिन रहा। लेकिन करंट ईयर में बेसिकली वो कितने दिन रहा, करंट ईयर में बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ 105 दिन रहा। तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी जो है ये वाली जो इनकम है इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अगेन ये क्या माना जाएगा, एनआर ही माना जाएगा। तो आपको प्रोविजन भी बता देते हैं क्विकली, टक 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 टक। तो ये रहा प्रोविजन कि अगर आप इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ इंडिया में विजिट करने के लिए आते हो तो आपकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको आरबीएनआर मान लिया जाएगा। बट कंडीशन ये कि आप पिछले साल 120 दिन रहे हो और उसके पिछले 4 साल में 365 डेज रहे हो। अपने केस में क्या हो रहा है, अपने केस में बेसिकली सिर्फ 105 दिन रहा है, इसलिए इसको आरबीएनआर नहीं माना जाएगा। क्या ही माना जाएगा, इसको एनआर ही माना जाएगा। तो पहले केस में भी क्या हुआ, एनआर हो गया, दूसरे केस में भी बेसिकली क्या हुआ, दूसरे केस में भी जो है ये एनआर हो जाएगा। जो प्रोविजन होता है मैंने आपको समझा दिया, वही इन लोगों ने अंग्रेजी में इधर छाप रखा है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।